ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 17th डे है और हमेशा की तरह जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और अगर अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको अपने डिवाइस में टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप को ढूंढकर उसमें जो है आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें आपको सभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है और तो इसलिए आप अपनी डिवाइस पर टेलीग्राम को इंस्टॉल करके इस ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी और अधिक जानकारी लेनी है तो आप इन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, हाउ दिस मूवमेंट गेव न्यू डायरेक्शन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था और इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा कैसे दी थी। तो अब हम इस पर पूरी चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था या भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको 9 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। 9 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके लिए 8 अगस्त 1942 को जो है इसको स्वीकृति दी गई थी या ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसको कि अगस्त क्रांति मैदान का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको स्वीकृति दी गई थी। रात में देर रात तक जो है ये पूरी मीटिंग चली थी और इसको और यहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसको कि निगरानी कौन कर रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है ये जो पूरा आंदोलन था ये एक मास मूवमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, ये लोगों द्वारा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि जब देर रात तक जब 8 अगस्त को वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर निर्णय लिया गया कि अगले सुबह जो है इसको लॉन्च करना है, लेकिन सुबह होने के पहले ही जितने भी लीडर्स थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो पूरा जो उसके जब वो लीडर्स को जब अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद जो पूरा जो मूवमेंट है ये एक लीडरलेस, ठीक है, कोई मतलब दिशा नहीं थी लोगों के पास कि किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि लीडर्स जो थे वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके बाद जो है इस पूरे मूवमेंट को लोगों द्वारा चलाया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक मास मूवमेंट था। ठीक है, ये पीपल्स मूवमेंट था, ये आम लोगों द्वारा चलाया गया था। और इसी के बाद जो है कांग्रेस को जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गैर कानूनी संघ इसको घोषित कर दिया था। कांग्रेस को पूरी संस्था को जो है वो उसको गैर कानूनी संस्था के तौर पे जो है ब्रिटिशर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया था। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट था ये पीसफुल भी था और वायलेंट भी था। ये इसको शांतिपूर्ण तरीके से के साथ शुरू किया गया था। यहाँ पे प्रोसेशंस निकाले गए थे, जुलूस निकाला गया था, स्ट्राइक का सहारा लिया गया था। लेकिन इसका जो लोगों के जो शांति से जो ये लोग पूरा जो मूवमेंट चला रहे थे इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक ज़रिया अपनाया था, जिसके वजह से जो वहाँ के जो लोग थे वो भी हिंसात्मक हो गए थे, उनमें आक्रोश भर गया था और वो भी हिंसात्मक हो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसको शुरुआत तो इसकी शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, लेकिन बाद में जो पूरा जो आंदोलन था ये एक हिंसक हो गया था, बहुत ही हिंसात्मक, बहुत सी इसमें हिंसा देखी गई थी। इसकी क्या क्या डिमांड्स थी? ठीक है, अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की डिमांड्स देखें तो इसमें इन्होंने 2 डिमांड इनकी मेन थी। पहला कि जो अगर जो ब्रिटिशर है
ठीक है, अगर वो अपने रूल को इंडिया में तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म कर देती है, ठीक है, तुरंत से ख़त्म कर देती है, तो इंडिया जो है इनका वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ब्रिटिशर्स का साथ देगा। तो यहाँ पे एक पहली डिमांड क्या है, वो है कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसको इमीडिएट इफेक्ट से तुरंत से जो है उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। और ब्रिटिशर्स, दूसरा है कि ब्रिटिशर्स के विड्रॉल के बाद जो हर जितने भी प्रोविंसेस हैं, जितने भी प्रांत हैं, वहाँ पर जो है भारतीय सरकार को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इनके दो मेन डिमांड्स निकल के आती हैं। तो इस आंदोलन के रीजंस क्या थे, इसके कारण क्या थे, इसको क्यों आखिर में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहला रीज़न है जो है वो है कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के पतन के कारण जो है इसको जो है लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन जो था वो मार्च 1942 में आया था। ठीक है, मार्च 1942 में आया था। और वो एक, और उन्होंने ये ऐसा संकेत दिया था, उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया था कि अगर क्रिप्स मिशन जो है फेल हो जाता है तो इसके आगे जो है ब्रिटिशर्स कोई भी भारतीय से कोई भी वार्ता नहीं करेंगे उनके इंडिपेंडेंस को लेकर। तो यहाँ पर जो है जब ये पूरा जो क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था, इस जो जब ये विफल हो गया था, तो उसके बाद इंडिया को लगने लगा था कि जो अंग्रेज़ हैं वो एक्चुअल में भारतीय जो हैं उनको एक्चुअल पावर देना ही नहीं चाहते थे, जिससे उनके अंदर जो है बहुत ही निराशा भर गई थी। और जो है वो लोग निराशा तो भर गई थी, लेकिन उनका जो पूरा जो उनका जो निश्चय था, उन्होंने जो सोचा था कि हमें इंडिपेंडेंस लेना है, वो उनका जो उनके दिल में अभी भी वो तमन्ना बाकी थी। तो इस वजह से जो है उन्होंने एक मूवमेंट का सहारा लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से उन्हें और कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था कि आगे उनके जो इंडिपेंडेंस है, उनके पूर्ण स्वराज के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो कोई पहल करेंगे या कोई वार्ता करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट का सहारा लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के पतन के बाद जो है जो भारतीय जो हैं वो उनके अंदर निराश हो गए थे, और जिसके चलते ही उन्होंने जो है एक मूवमेंट को लॉन्च किया था। एडवांसमेंट ऑफ जापान की ठीक है, जापान की उन्नति नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, जापान जो है वो बहुत ही आक्रामक हो गया था। ठीक है, और जापान जो था वो उसके जो आक्रमण करने का जो डर था भारत पर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, वो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी तरफ से उन्हें कोई एक बहुत ही ज़्यादा उनको ठोस उनकी तरफ से उनके पास एक विश्वास नहीं था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जापान से उनकी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल और भी बहुत सारे इवेंट्स उस टाइम पर हो रहे थे, जैसे कि जो अंग्रेज़ों की हार हुई थी सिंगापुर में, बर्मा में, तो जिसके कारण भारतीयों को लग रहा था कि जो जापान अगर आक्रमण करता है इंडिया पर, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे थे। तो जापान के एडवांसमेंट की वजह से जापान का जो आक्रमण का जो भय था, उसको बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर क्या कहते हैं, जो लोगों ने जो है मूवमेंट जो है लॉन्च किया था। इन्फ्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो युद्ध के कारण जो है फूड की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। एक तो फूड जो है वो मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था उसके रेट्स बहुत हाई थे, उसके प्राइस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से लोगों में जो है जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेजी सरकार थी, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण बना जो है पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट इज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स अमंग द मासेस। ठीक है, जनता के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। लोगों को लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको शोषण कर रही हैं। उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी, जैसे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, आर्थिक शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों में जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पैदा हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बहुत ही बढ़ गई थी। और यहाँ तक कि जो भारतीय और यूरोपियन शरणार्थी थे, उनके प्रति भी उन लोग का जो भेदभावपूर्ण जो रवैया था, उसके प्रति जो है उसकी वजह से जो है भारतीयों के अंदर
ब्रिटिशर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। तो ये सब जो है कारण बने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या आउटकम हुए, क्या इम्पैक्ट्स हुए, या फिर इसने कैसे एक नई दिशा प्रदान की पूरे स्वतंत्रता संग्राम को, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि जब मास्टर्स ने इसको लीड किया, जब ये एक पीपल्स मूवमेंट था जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, उनके बीच में एक विश्वास आ गया था कि नहीं, वो लोग भी काम कर सकते हैं और जो है और वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है जनता का जो है वो मनोबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें हर सेक्शन ने, ठीक है, सभी वर्गों ने आंदोलन में भाग लिया था। मेनली इसमें जो है विद्यार्थी, किसान, निम्न मध्य वर्गीय जो परिवार थे, फैमिलीज थी, उन्होंने जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सेक्शन थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से जो जनता का मनोबल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों के समर्थन के बिना उनके ऊपर अब राज करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स रियलाइज कि उनके इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल ओवर इंडिया विदाउट देयर सपोर्ट, कि अगर भारत उनका समर्थन नहीं करेगा तो उनके ऊपर राज करना अब मुमकिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मुश्किल की रहा है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, इसके बाद जितने भी जो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हो रहे थे, जितने भी राजनीतिक वार्ता हो रही थी, उसकी पूरी प्रकृति बदल गई थी इस पूरे मूवमेंट के बाद, क्योंकि अब क्या था, अब डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लगी थी। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड होने लगी थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लगी थी। तो इसके बाद जितने भी पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुए, उसमें उनकी जो मेन एजेंडा था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। इसी के बाद जो है हम देखते हैं कि जो है इसने कैबिनेट मिशन का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी के चलते जब, जैसे कि हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने संकेत दिया था कि आगे को हम क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद हम कोई भी वार्ता नहीं करेंगे भारतीयों से, तो लेकिन इसके बाद भी, इस मूवमेंट के बाद जो है कैबिनेट मिशन को लेकर आया गया, जिसको कि बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उसका समर्थन किया था। तो हम कह सकते हैं आखिर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये जो उसका जो उद्देश्य था कंप्लीट फ्रीडम का, स्वतंत्रता को पाने का, उसमें तो विफल रहा, लेकिन स्वतंत्रता को पाने के लिए जो 1947 में जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसकी पृष्ठभूमि इसने तैयार की थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व द इशू। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बारे में बताएं, समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर पूरा चर्चा कर लेंगे। अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के रिलेशन की, संबंध की, तो हम देखते हैं कि इंडिया और जो नेपाल का रिलेशन है वो हमेशा से काफ़ी अच्छा ही था। जैसे कि कल्चरल टाइज जो है, सांस्कृतिक संबंध जो है वो भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया और नेपाल का जो कॉमन कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत हद तक कॉमन है। इसके साथ साथ जो रिलीजन है, जो कि कल्चरल कहीं के भी कल्चर को और कल्चरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम रिलीजन को भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन साइट्स हैं जो कि नेपाल में हैं, जहाँ पे भी कि इंडिया से बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु जो हैं वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हम कह सकते हैं पाशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो भी नेपाल में ही है। तो इस वजह से हमारे जो कल्चरल टाइज जो हैं वो नेपाल के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक टाइज के, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे नेपाली सिटीज़न भी ऐसे हैं जिनको कि इंडिया के डिफेंस फोर्सेस में डिप्लॉय किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो पॉलिटिकल टाइज हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, और साथ साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं, जो आर्थिक हमारे संबंध है, वो भी नेपाल से काफ़ी अच्छे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल जो है हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से बहुत सारा सामान जो है वहाँ पे नेपाल में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो वहाँ के जो इतनी सारी वहाँ पे जो रिवर्स हैं,
जो कि हिमालयन रीजन से रिवर्स निकल रही हैं, उसके भी पानी को यूज़ करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूज़ के लिए, पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे जो इंडिया और नेपाल के जो टाइज़ है, संबंध है, वो बहुत अच्छे हैं हर फैसेट में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, या फिर स्ट्रैटेजिक टाइज हो, हर तरीके से हम देखते हैं अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जो कि विवाद के कारण बने हुए हैं। ऐसे बहुत से फेसेट्स हैं जो कि विवाद का कारण बने हुए हैं, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज़। ठीक है, इंडिया और जो नेपाल का जो बॉर्डर इशू है वो भी बहुत ज़्यादा जो इंडिया और नेपाल के संबंध को ख़राब कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो करीब 1800 किलोमीटर का है। ठीक है, वो 1800 किलोमीटर्स का है, जहाँ पे कि कोई भी मिलिट्री ट्रूप नहीं है दोनों ही साइड पे। ठीक है, मिलिट्री जो है दोनों ही साइड पे नहीं है। और लेकिन ऐसा नेपाल की तरफ से बार बार आरोप लगाया गया जा रहा है कि नेपाल की बाउंड्री पे तो कोई भी मिलिट्री ट्रूप नहीं है, लेकिन उसके आसपास के एरिया में, बॉर्डर एरिया में जो इंडियन मिलिट्रीज़ वहाँ पर हैं, जहाँ वो डिप्लॉय की गई हैं, वो बार बार जो है नेपाल के लैंड में इंक्रोच करती हैं, उसमें वहाँ पे जाती हैं, और वहाँ के जो माइग्रेंट्स होते हैं, नेपाली जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनका शोषण करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ये विवाद का कारण बना हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। लेकिन 74th, ठीक है, 74th यूएन जनरल असेंबली में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि जो बुद्धिज़्म है उसको स्प्रेड करने का काम, उसको पूरा फैलाने का काम किसका है, वो इंडिया ने किया है। उसको और जो उसको जो स्प्रेड किया है, जो उसकी टीचिंग्स हैं उसको लोगों तक पहुंचाया है, वो इंडिया ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत ही तिरस्कार हुआ है, क्रिटिसिज्म, इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है नेपाली सोशल साइट्स पर। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये भी एक विवाद का कारण बना हुआ है। ब्लॉकेट्स और नेपाल बाय इंडिया। ठीक है, भारत द्वारा नेपाल पर नाकेबंदी। ठीक है, बहुत से बार हम देखे हैं कि जो इंडिया जो है वो नेपाल के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस उसने इम्पोज किए हैं, बहुत सारे ब्लॉकेट्स लगा देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसको लैंड लॉक्ड कंट्री ना कह के इसको कहा जाता है कि ये इंडिया लॉक्ड कंट्री है। इंडिया इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया ने जो नेपाल पर ब्लॉकेट्स लगाए थे 1975 में, 1989 में और वर्ष 2015 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये नेपाल का कहना है कि जो इंडिया है वो समय समय पर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर बहुत ज़्यादा नाकेबंदी करता है, उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाता है, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करता है। तो इस वजह जो है वो इंडिया से उसके अच्छे संबंध नहीं रह गए हैं। बायस डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स। ठीक है, नेपालियों का मानना है कि जो जितने भी डिप्लोमेटिक समझौते होते हैं वो बहुत ही हद तक जो है वो इंडिया के होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रीटीज़ होते हैं जो वो नेपालियों का मानना है कि वो इंडिया के पक्ष में होते हैं, इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात करें, जो कि गंडक रिवर, कोसी रिवर या महाकाली रिवर की जो वाटर शेयरिंग की जो ट्रीटी है, वो नेपालियों का मानना है कि ये जो है ये ज़्यादा फेवरेबल किसके लिए है, ये ज़्यादा फेवरेबल है इंडियंस के लिए। तो इस वजह से भी जो है वहाँ पे इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया का होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो 1950 की, ठीक है, जो पीस ट्रीटी थी इंडिया और नेपाल के बीच में, इसमें भी नेपालीज का मानना है कि इसमें भी ये जो पीस ट्रीटी है, इस पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इसमें भी इंडिया का अपर हैंड है। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बने हुए हैं इंडिया और नेपाल की जो टेंशन है उसमें, जो इंडिया और जो नेपाल के जो रिश्ते हैं उनके जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये बने हुए हैं। इसके साथ इंडिया एज बिग ब्रदर। इंडिया जो है एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। इंडिया का जो हम देखते हैं कि जो एरिया है, जो इसकी इकोनॉमी है, नेपाल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेपाल जो है हमेशा से एक सोवरेन कंट्री रही है। सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता।
ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक सोवरेन जो नेपाल है वो हमेशा से सोवरेन कंट्री रही है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के पहले जो है इनका उससे भी पहले से जो है इंडिया जो नेपाल है वो एक सोवरेन कंट्री रही है। लेकिन इंडिया जो है समय समय पर अपनी बिग ब्रदर वाली जो इमेज है उसकी ये उभर के आती है नेपाल के सामने। तो ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है, जो कि हमारा इंडिया और नेपाल के रिश्तों को जो है खराब कर रहा है। तो लेकिन अब हम देखेंगे कि हालिया कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल की जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर हम रीसेंट इश्यूज़ में देखें तो हम देखते हैं कि जो नवंबर 2019, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। इसके बाद नवंबर 2019 में इंडिया ने एक रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप को इशू किया है, जिसमें कि उन्होंने यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी दिखाई थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इस पॉलिटिकल मैप में उन्होंने काला पानी का जो रीजन है उसको दिखाया कि वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है, तो उसमें उसका पार्ट दिखाया था। इसके बाद मई 8 2020 को, ठीक है, इसी साल मई 8 को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रोड का जो एक इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, जो कि 22 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 22 किलोमीटर लंबी है, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए जो है वहाँ पे उसके लिए एक रूट का काम करेगी। तो ये इस वजह से भी जो है यहाँ पे एक विवाद का कारण बना हुआ है, जिसको कि हम आगे समझेंगे। और इसी के बाद 8 मई को जब इस रोड का उद्घाटन किया गया, उसी के कुछ हफ्तों बाद एक जो नेपाल था, ठीक है, नेपाल जो है उसने ट्रीटी ऑफ सगौली को आधार बनाते हुए, ट्रीटी ऑफ सगौली क्या थी, ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और जो नेपाल थे उनके बीच में हुई थी वर्ष 1816 में। उसको आधार बनाते हुए उन्होंने भी एक नया अपना पॉलिटिकल मैप जो है उसको जारी किया, जिसमें कि उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया। ठीक है, उसमें बताया कि ये अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में इन तीनों जगह को दिखाया गया था। तो अब हम इन तीनों डिस्प्यूट्स को, ये जो काला पानी का जो पूरा डिस्प्यूट है, इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। तो हम अगर काला पानी डिस्प्यूट को या काला पानी विवाद की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर काला पानी के स्थान क्या है या फिर लोकेशन क्या है। तो काला पानी जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का सबसे पूर्वी कोना है। ठीक है, सबसे पूर्वी कोने में उत्तराखंड के है, जो कि जहाँ पे कि नेपाल का जो बॉर्डर है वो मिलता है। और ये जो पूरा जो काला पानी एरिया है, ये जो है यहाँ पे इंडिया, नेपाल और तिब्बत, ठीक है, इन तीनों का ही बॉर्डर मिलता है। तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है ये पूरा रीजन, जो काला पानी का रीजन है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो काला पानी का जो नाम है वो कैसे पड़ा है। काला पानी का नाम जो है वो रिवर काली की वजह से पड़ा है। यहाँ से जो है रिवर काली जो है वो वहाँ से बहती है, जो कि इंडिया और नेपाल के पूरे जो बॉर्डर है उसको डिमार्केट करती है, उसको नेपाल को और इंडिया को अलग करती है। कौन सी रिवर? काली रिवर। तो इस वजह से जो इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है काला पानी। और ये पूरा रीजन है, इसको जो नेपाल जो है वो कहता है कि ये उसका एरिया है। ये नेपाल क्लेम्स द रीजन ड्यू टू हिस्टोरिकल। ठीक है, नेपाल ऐसा कहता है कि ऐतिहासिक कारणों से इस क्षेत्र पर वो दावा करता है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें कि काली रिवर, ठीक है, काली रिवर जो कि नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री में है, ठीक है, पश्चिमी सीमा पे है, उसको बोला गया था कि ये इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। तो ये ऐतिहासिक रीज़न की वजह से नेपाल है वो क्लेम करता है कि काला पानी रीजन उसका है। लेकिन यहाँ पे ये बोन ऑफ कंटेंशन है, विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा काला पानी रीजन जो है, ठीक है, इसमें ये नहीं बताया कि जो रिवर है, ठीक है, उसका सोर्स जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया है। उसका उद्गम स्थल जो है उसको इसमें डिफ़ाइन नहीं किया गया था। और साथ साथ जो काला पानी रीजन है उसको भी बहुत सारे सोर्सेज हैं अलग अलग जगह पर, उसके रीजन भी जो है उसको
कितनी टेरिटरी है, काला पानी रीजन की कितनी टेरिटरी है, उसको भी अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इस वजह से पूरा जो काला पानी का जो रीजन है ये यहाँ पर विवाद का कारण बना हुआ है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद से जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे पूरे रीजन को, काला पानी रीजन को यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे इसलिए जो है इंडिया जो है वो अपना जो इंडिया क्लेम करता है कि ये रीजन जो है वो उसके, काला पानी का रीजन जो है वो उसकी टेरिटरी है। और इस नेपाल जो है वो हिस्टोरिकल रीजन के कारण से कहती है, हिस्टोरिकल कारणों से कहती है कि ये जो पूरा काला पानी का जो रीजन है वो उसका हिस्सा है। इसके बाद हम देखेंगे कि लीपू लेक डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, जो लीपू लेक डिस्प्यूट क्या है, तो सबसे पहले हम लीपू लेक की यहाँ पर हम लोकेशन समझेंगे। तो लीपू लेक जो है ये जो काला पानी रीजन है उसके ऊपर का रीजन है, और यहाँ पर भारत, नेपाल और चीन के बीच ये यहाँ पे ट्राई जंक्शन बनाता है। इंडिया, नेपाल और चाइना ये तीनों ही यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन। ये जो भूटिया जो जनजाति है ये उनके ट्रेड के लिए, उनके जो व्यापार है और उनका तीर्थ यात्रा का मार्ग जो है लीपू लेक है। लेकिन इंडिया ने ये पूरा जो मार्ग है इसको बंद कर दिया था भारत और चीन युद्ध के बाद, जो कि 1962 में हुआ था। इसके बाद इंडिया ने ये पूरा जो रूट है ये इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मई 2020 में, जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर एक 22 किलोमीटर लंबी एक रोड का उद्घाटन किया गया है जो कि मानसरोवर तक जाएगी। और ये जो नेपाल है ये पूरा ये कहता है कि ये जो विलेज है, ठीक है, ये जो पूरी जो रोड जा रही है ये गुंजी विलेज से जा रही है, जो कि नेपाल के टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि लीपू लेक पे जो है नेपाल जो है अपना क्लेम करता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो 1997 में, ठीक है, वर्ष 1997 में नेपाल ने जो है एक ऑब्जेक्शन भी रेज किया था, जिसमें कि उसने इंडिया और चाइना को दोनों को ही बोला था कि ये मानसरोवर यात्रा के लिए जो ये लीपू लेक का जो पूरा लीपू लेक पास जो है इस रूट को वो यूज़ नहीं करने देगा, क्योंकि ये उसकी टेरिटरी है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मई 2020 में 8 मई 2020 को एक 22 किलोमीटर लंबी रोड को यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए को सुगम बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1954 में अगर हम पूरी बात करें तो 1954 में भी इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक ट्रेड ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जितना भी ट्रेड होगा वो लीपू लेक पास से ही होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनली भी अगर हम चाइना को भी देखें तो वो भी मानता है कि लीपू लेक जो है वो भारत की टेरिटरी है। वर्ष 2015 में भी एक ऐसी ही ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें कि ये माना गया था इंडिया और चाइना के बीच में कि जो भी ट्रेड होगा वो लीपू लेक पास से होगा। और नेपाल इसका जो है हमेशा से इसका प्रोटेस्ट करता आया है। और जो नेपाल है उसका कहना है कि अगर हम पूरे इन नर्चल बात करें तो नेपाल का कहना है कि जो काली रिवर है उसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है, वो लिम्पियाधुरा से होता है, जो कि लीपू लेक के उत्तर पश्चिम की ओर है। और काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक काली नदी के ईस्टर्न साइड की है। ठीक है, पूर्वी ओर पे है, पूर्व की और तरफ है, ईस्टर्न की तरफ है, और यह नेपाल का हिस्सा है। तो इस वजह से जो नेपाल जो है वो इन तीनों ही रीजन है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक, इस पे अपना क्लेम करता है और ये कहता है कि नेपाल के ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो ये हमने समझ लिया कि ये पूरा आखिर क्या डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो आगे की राह अब हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिप मैप्स, स्ट्रिप नक्शे की स्वीकृति। स्ट्रिप नक्शा क्या होता है, पहले अब हम इसको समझेंगे। स्ट्रिप नक्शा होता है जब किसी रोड को या फिर जो कहें वहाँ पे कोई नदी है, रिवर है या फिर कोई पाइपलाइन गई है, उसको आधार बनाते हुए जब ज्योग्राफिकल रीजन को, वहाँ के ज्योग्राफिकल रीजन को परिभाषित किया जाता है, वहाँ की टेरिटरीज को परिभाषित किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रिप मैप्स। तो
या तो एक इसका कारण तो इसका एक हल निकाला जा सकता है कि इंडिया और नेपाल जो है वो स्ट्रिप नक्शे को स्वीकृति दे दें कि जो रिवर जो जा रही है, जो काली रिवर वहाँ से जा रही है, उसको ही पूरी स्वीकृति दे दें, उसी को आधार बना के वहाँ पे जोग्राफिकल टेरिटरी को जो है वहाँ पर उससे परिभाषित किया जा सके। और इसके भी वहाँ पे उनके पास दो विकल्प हैं। एक तो कि जैसे समय के साथ अगर जो है हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ जो है रिवर अपना कोर्स, अपना जो रास्ता है वो बदलती है, तो या तो समय समय पर हम बॉर्डर को हम चेंज करते रहें जैसे जैसे जो है नदी अपना रास्ता बदलेगी। तो या फिर हमारे पास दूसरा विकल्प है कि हम एक फिक्स्ड बाउंड्री जो है उसको उससे डिमार्केट कर दें दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर को। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम फिक्स बाउंड्री करेंगे तो ये ज़्यादा रैशनल जो है हमारा सल्यूशन होगा, क्योंकि हमें बार बार इसमें विवादों में फंसना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता है कि नदी में अगर पानी ज़्यादा आ गया तो उसका जो पूरा कोर्स है, उसका जो रास्ता है वो फिर से बदल जाता है। तो बार बार हमें इन सब विवादों में नहीं पड़ने के लिए एक हमें फिक्स्ड बाउंड्री लाइन जो है उसको उससे डिमार्केट करना चाहिए। दूसरा है कि जॉइंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, संयुक्त सैन्य तैनाती होनी चाहिए पूरे बॉर्डर एरिया पे। रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑन काला पानी एंड सुस्ता रीजन, ठीक है, काला पानी और सुस्ता क्षेत्र पर जो मतभेद है उसका हमें समाधान करना चाहिए। तो जैसा कि 1980 में, ठीक है, 1980 में एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बाउंड्री ग्रुप को सेटअप किया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया और नेपाल की जो कंट्री है, उसके बीच के बॉर्डर को डिलीनिएट करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए 1980 में ये एक वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया था। और इसमें जितना भी बॉर्डर है उसको तो पूरे को बॉर्डर को हमने डिमार्केट कर दिया था, एक्सेप्ट दो रीजन, ठीक है। इस जो 1980 में दो रीजन को छोड़ के पूरा हमने इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है उसको हमने परिभाषित किया था। वो दो रीजन थे, काला पानी का और सुस्ता रीजन का। तो ज़रूरी है कि जो डिफरेंसेस हैं काला पानी और सुस्ता रीजन के, जो कि 1980 में जिसको कि हम लोग सॉल्व करने में विफल रहे थे, हम नहीं कर पाए थे, उसको ज़रूरी है कि सॉल्व कर दिया जाए। इसी के साथ साथ नेपाल ने 1998 में भी इस बात का मुद्दा उठाया था और कहा था कि जो पूरा जो रीजन है उसको हम लोग जो है काला पानी का जो रीजन है उसके हम लोग पूरा सॉल्व करने वर्ष 2002 तक, लेकिन ये अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। इसके साथ फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड बॉर्डर कॉलम्स, क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों का निर्माण किया जाए, ठीक है। हम लोग जैसा कि हम जानते हैं कि 98% बॉर्डर एरिया जो है उसको सॉल्व कर दिया गया है, जिसमें कि 8500 बाउंड्री पिलर लगा दिए गए हैं। मतलब कि जो बाउंड्री खंबे जो हैं उसको लगा दिए गए हैं, स्तंभों को लगा दिया गया है। तो ज़रूरी है कि जितने भी जो वहाँ पे जो डैमेज्ड हैं बॉर्डर कॉलम्स जो हैं, जो क्षतिग्रस्त स्तंभ हैं, सीमा स्तंभ है, उनको फिर से जल्दी निर्माण किया जाए, ताकि जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको हम लोग और ज़्यादा ना बढ़ा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्लीशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक पंचेश्वर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे इंडिया ने बहुत सारा नेपाल का, जैसे कि हमने बात की है कि इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत सालों से वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट है, जो पंचेश्वर परियोजना है वो 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है और वो पेंडिंग है। तो ज़रूरी है कि अगर हमें अपने नेपाल के साथ रिश्ते सुधारने हैं तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्योंकि हमारा जो इंडिया और नेपाल का जो पूरा रिश्ता है वो रोटी बेटी का है। बहुत सारे हमारे जो यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं नेपाल में रिलीजियस साइट पे। और साथ साथ जो हम देखते हैं कि नेपालीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हमारे देश में भी प्रमोट होता है, उनके देश में भी प्रमोट होता है। करीब 6 से 8 लाख नेपाली जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो पूरे जो कल्चरल टाइज़ जो हैं उसको और मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल टाइज़, हम इकोनॉमिक टाइज़ को और
और मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा सकें और वो बात करके इसको सुलझा सकें, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ से जो नेपाल से रिवर आती है उस पर बेस हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग इस पूरे मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। ये हमने पूरी बात कर ली है पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन की। अब हम पेपर नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे। तो पेपर नंबर 3 के क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय डेयरी सेक्टर इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन इंडिया। भारत में डेयरी क्षेत्र के सामने विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं, भारत में इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उपायों का भी सुझाव दें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ग्लोबल लेवल पे वैश्विक पूरे विश्व भर में जितना भी दूध का उत्पादन हो रहा है उसमें इंडिया की हिस्सेदारी कितनी है, 18.5%। 18.5% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में जो हिस्सा है वो किसका है, वो इंडिया का है। और ऐसा जो ऑपरेशन फ्लड के बाद हम देखते हैं कि जो मिल्क का प्रोडक्शन था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड जिसको कि 1970 से लेकर 1996 तक चलाया गया था और जिसके कि जनक थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, 2000 अगर हम बात करें वर्ष 2018-19 की, तो उतने वर्ष 2018-19 में 187 मिलियन टन मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था। अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि बहुत जो पूरा जो डेयरी सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने में। लोगों को जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। करीब 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उसमें 80 मिलियन ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो कि डेयरी सेक्टर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, डेयरी क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। ये करीब 1/3 रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं, ग्रामीण परिवार ऐसे हैं 1/3 जो कि डेयरी क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। और रूरल हाउस होल्ड जितने भी हैं, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उसमें 75% घर ऐसे हैं जिसमें कि 2 से 4 एनिमल जो हैं वहाँ पर, ये 2 से 4 जानवर जो हैं उनके पास पले हुए हैं। जो पूरा डेयरी सेक्टर है ये जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। जितने भी लोग जितने भी इस डेयरी सेक्टर से जो लाइवलीहुड कमा रहे हैं उसमें 70% जो है वो महिलाएं हैं। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, ये आय का एक नियमित स्रोत है। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक सीजनल होता है, वो मौसमी होता है। लेकिन यहाँ पर जो डेयरी सेक्टर है ये पूरे साल भर जो है उनके इनकम का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, तो इससे एक रेगुलर इनकम उनको मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके पास 33% तो जो है उनके पास लैंड होता है और करीब 60% जो है वो अपनी जो कमाई करते हैं जो वो फीमेल कैटल या फिर उनके पास बफेलोज होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग किस तरीके से आजीविका के लिए अपने इस पूरे डेयरी सेक्टर पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमारा ये जो पूरा डेयरी सेक्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी के लिए, लोगों के लाइवलीहुड के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं इस क्षेत्र के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। इंडिया, हालांकि हम देखते हैं कि जो विश्व के सबसे मिल्क प्रोडक्शन में सबसे इसका रैंकिंग तो पहली है, लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया में जो है 987 किलोग्राम्स, ठीक है, 987 किलोग्राम ही जो है पर लैक्टेशन जो है प्रोडक्टिविटी है। लेकिन यही अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो है 2038 किलोग्राम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र है ये, क्योंकि केवल जो 30% केवल जो इसकी जो जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है, जो डेयरी का जो प्रोडक्ट जो है उत्पादन हो रहा है उसका केवल 30% जो है वो 30% ही केवल जो है वो फॉर्मल सोर्सेज से उनको बेचा जा रहा है, और जो 70% है वो इनफॉर्मली जो है उसको बेच दिया जाता है। तो
हम देखते हैं कि ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। एडल्ट्रेशन, ठीक है, मिलावट बहुत ज़्यादा की जाती है दूध में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूध में पानी को मिलाया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है, यूरिया से दूध बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो डेयरी सेक्टर है हमारा बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहा है। हम लोग दूध की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम उसको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो जब हम यूरिया, डिटर्जेंट या ग्लूकोज कुछ भी ऐसा मिलाते हैं, अगर हम दूध में मिलावट करते हैं, पानी में मिलावट करते हैं, तो इससे हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों को बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है डेयरी सेक्टर के अंदर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब बुनियादी ढांचा। यहाँ पे इंडिया के, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, एक पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में चिलिंग प्लांट्स नहीं है, कूलर्स नहीं है, इनकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। साथ साथ अगर जो जितने भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर लाइट ही नहीं रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट होता है, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो दूध को ठंडा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दूध जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसे समय से हम लोग ठंडा नहीं कर पाते हैं। मिल्क कलेक्शन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से भी जो है डेयरी सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। एनिमल फूड, जानवरों का खाना, ठीक है, जानवरों का खाना जो है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं है, और अगर जो अच्छी क्वालिटी का फूड मिल भी रहा है तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्लम्प इन डेयरी सेक्टर, डेयरी क्षेत्र में मंदी देखने को हमें मिलती है, क्योंकि जब ऑपरेशन फ्लड जब ऑपरेशन फ्लड जो है वो जब ख़त्म हुआ 15 साल के बाद, तो वहाँ के जो मिल्क, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ख़त्म हुआ तो उसके बाद से इस पर बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले 15 सालों में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इसमें 3% की गिरावट भी आई है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे डेयरी सेक्टर में स्लम्प भी आ गया है। लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो बजट एलोकेशन होता है, जो हर साल जो बजट में एलोकेट किया जाता है पैसा, वो डेयरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा उसकी जो मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ जितने भी जो फार्मर्स होते हैं, जितने भी जो भी लोग इसमें एंगेज हैं डेयरी सेक्टर में, उनके पास फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट नहीं है, उनको लोन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो अपना जो पूरा उनका जो सेटअप है उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे, उसको मैकेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डेयरी सेक्टर जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पुअर लाइफ स्टॉक हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ पर जितने भी कैटल्स हैं, जो जितने भी मवेशी हैं, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो हॉस्पिटल्स हैं जो जानवरों के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वेटरिनरी सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। तो उनके जो लाइफ स्टॉक हैं, हमारे जो पशुधन है, उनका जो है उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमें नकारात्मक देखने को मिलता है, ठीक है। पुअर ब्रीडिंग सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब प्रजनन सेवाएं और बुनियादी ढांचा, ठीक है। जो केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो केवल 15% ब्रीडेबल एनिमल्स का ही हो पाता है। वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन फ्री में नहीं मिल रही है। पहले क्या होता था, पहले ऑपरेशन फ्लड के टाइम पे वैक्सीनेशन जो होती थी वो मुफ्त में दी जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो राज्य सरकार है वो या तो वैक्सीनेशन का आधा पैसा लेती हैं, या कई बार होता है कि उन्हें पूरा पैसा देकर वैक्सीन जो होती हैं वो लेके आनी पड़ती है। तो जो कि किसान जो है वो उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, और उनके जो मवेशी हैं, जो पशुधन है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है।
तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे इसके डेयरी सेक्टर के अंदर। अब हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू 75 में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि ब्रीड इंडिजिनस कैटल विद एक्सोटिक ब्रीड, विदेशी नस्ल के साथ देसी मवेशी नस्ल का प्रजनन की उसने बात की थी नीति आयोग ने। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी जो है उनकी, जो मवेशी हैं, जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ इनका जो जीन कवरेज है उसको बढ़ाया जा सकेगा। डिसीज़ेस को, जो जितनी भी बीमारियां हो उनको डिजीज़ेस को रोकथाम में मदद मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विदेशी नस्ल के साथ देसी मवेशी नस्ल का प्रजनन करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोट एंड डेवलप बुल मदर फार्म। बुल मदर फार्म को बढ़ावा देना और विकसित करना। इसके अंतर्गत क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, ये है मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको लगाया जाएगा और जिससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, ग्राम स्तरीय खरीद प्रणाली होनी चाहिए। जो तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि गांव-गांव से जो है कई सारा दूध इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मेन प्लांट में लाया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बल्क मिल्क चिलर्स को इंस्टॉल किया जाए गाँव में, ताकि जो दूध जो ख़राब हो जाता है, जो बर्बाद हो जाता है, उसकी हम बर्बादी को रोक सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि बजट 2020-21 में क्या कहा गया है। इस साल के बजट में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं डेयरी सेक्टर की। अब एक नज़र हम उस पर डाल लेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी, तो सबसे पहले उसमें कहा गया था कि जो इंडिया का जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो दूध प्रसंस्करण क्षमता है, उसको जो कि अभी 53.5 मिलियन टन है, उसको बढ़ाकर 108 मिलियन टन तक करना है। कब तक? 2025 तक। किसान रेल को चलाने की बात कही गई है। किसान रेल के अंतर्गत जो एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर मालगाड़ियाँ हैं, उनमें जो है रेफ्रिजरेटेड कोचेस को लगाया जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पे, ताकि जो उतने भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जा सके, उसकी बर्बादी को, उसको खराब होने से रोका जा सके। इसके लिए किसान रेल चलाने की बात भी कही गई है इस वर्ष के बजट में। नेक्स्ट इज एलिमिनेट फूट एंड माउथ डिसीज बाय 2025। वर्ष 2025 तक फूट एंड माउथ डिसीज को एलिमिनेट करने की भी बात कही गई है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कवरेज को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को बढ़ावा देने की बात कही गई है। बजटरी एलोकेशन को में वृद्धि करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ कहा गया है कि साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस क्रॉस, सूत्रा पिक इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो है इंडिजिनस कैटल, जो भी देशी मवेशी हैं, देशी पशुधन है, उनकी जेनेटिक गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। ये पूरी जो स्कीम है, ये किसके अंतर्गत है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आ रही है, और ये एक रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, रिसर्च प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो इंडिजिनस कैटल्स हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, उनकी जेनेटिक क्वालिटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड, आगे का क्या रास्ता है, कि इसमें और क्या क्या कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले है मॉडर्नाइजेशन ऑफ डेयरी सेक्टर। ठीक है, डेयरी सेक्टर का आधुनिकरण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे मैकेनाइज मशीन्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितना भी जो हम कर रहे हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी हम इसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, उसमें हम जो है एक क्वालिटी मेंटेन कर सकें, जो कि हमें दूध के जो जितने भी डेयरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके।
ताकि जो है हम एक डेयरी एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकें, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 तो है, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर की जो हम इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम मैच नहीं कर पाते हैं। तो उसको मैच करने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरे डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा उसका हम आधुनिकीकरण करें, उसका और ज़्यादा मशीनीकरण करें, तभी जो है उसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में, उत्पादन में, प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण में और मार्केटिंग में बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो उतनी भी पशुधन है, लाइव स्टॉक है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और अच्छा किया जा सके। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो वो है 7 to 8 लीटर्स पर डे, ठीक है, पर डे एक अगर हम एवरेज देखें। और यही अगर हम इज़राइल कंट्री की बात करें तो उस वहाँ पर कितनी है, 32 लीटर्स पर डे की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, जितने भी लाइफ स्टॉक हैं, जितने भी कैटल्स हैं, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ ताकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ओके, बेटर सप्लाई चेन, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी डिमांड और सप्लाई का जो गैप है हम उसको कम कर सकें, और जितने भी मिल्क हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी शेल्फ़ लाइफ को हम बढ़ाया जा सके। शेल्फ़ लाइफ होती है कि जितनी भी उसकी जो कितने दिन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो जो उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है उसको हम बढ़ा सकें। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो सप्लाई और डिमांड, जो सप्लाई चेन है, उसको हम बहुत ज़्यादा जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सके, और साथ साथ जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरी की जा सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इस पूरे सेक्टर में होना चाहिए, ताकि अगर जो जितने भी किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको प्राइस शॉक से हम लोग बचाया जा सके। ऐसा ही मॉडल कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में ऐसा ही है, वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल्क के लिए रखा गया है, मिल्क, ठीक है। तो ऐसा ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो और भी राज्यों में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन डेयरी कोऑपरेटिव्स, डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उनकी फंक्शनिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और उनको जो क्रेडिट है उनको लोन लेने में और ज़्यादा आसानी होगी अगर हम पूरे कोऑपरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो उनको फॉर्मल क्रेडिट के लिए भी, फॉर्मल क्रेडिट लेने में भी और ज़्यादा आसानी होगी। सिनर्जी बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है, तो उसके साथ इसको डेयरी सेक्टर को जोड़ा जा सके, ताकि जितने भी जो डेयरी सेक्टर में भी ट्रेंड और स्किल्ड इंडिविजुअल को लेके आया जा सके, ताकि उनको डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में उनको भी एम्प्लॉय किया जा सके, जिससे कि यहाँ पे भी उसका आधुनिकीकरण किया जा सके, उसका मशीनीकरण किया जा सके। सोलर पावर्ड मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, सौर ऊर्जा संचालित दूध प्रसंस्करण इकाइयाँ होनी ज़रूरी है। जो भी जितने भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पर कि लाइट नहीं आती है, वहाँ पर ज़रूरी है कि जो सोलर पावर्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, उसको लगाया जा सके, ताकि जितने भी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, ये जो दूध जो जैसे पेरिशेबल आइटम होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स पेरिशेबल आइटम होते हैं, इनको ख़राब होने से बचाया जा सके। तो ये बहुत सारे हमने उपाय सोचे हैं, जिससे कि पूरे डेयरी सेक्टर को और अच्छा किया जा सकता है, और हम एक डेयरी एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो समय समय पे बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, हम एक नज़र सिर्फ उस पर डाल लेंगे। जैसे कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल बोवाइन जेनेटिक सेंटर, क्वालिटी मार्क, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ई पशु हाट पोर्टल, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम एंड सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन मिशन। तो ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ को ही लिस्ट किया हुआ है, तो आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से,
और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, लोक सेवक की अपेक्षित भूमिका पर विचार करें। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट होते क्या हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो कि राज्य या फिर सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं लोक सेवक। ये लोगों द्वारा चुने हुए भी आ सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर उन्हें सरकार जो है वो खुद से नियुक्त करती है, जैसे कि और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इनको हम लोक सेवक कहते हैं। जैसे कि जजेस हो गए, जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, या फिर जितने भी जो हमारे राजनेता हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो लोक सेवक कहला दिए जाते हैं। और इनका काम होता है कि इनको समाज के कल्याण के लिए काम करना होता है। इनको जो भी पोजीशन दी गई है, इनको जो भी पावर दी गई है, इनको पर्सनल गेन के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत गेन के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए इनको उस पोजीशन पे बिठाया जाता है। तो लोक सेवक के कुछ मान होते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ होकर उन्हें काम करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, अपनी जो जितनी भी सर्विस होती है, सेवा जो होती है, उसके प्रति वो उनको प्रतिबद्ध होना चाहिए, पूरा काम जो है वो ईमानदारी से करना चाहिए। जितने भी अगर कोई नई इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नए उनका जो ओपननेस होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको जो है अच्छे से जो है ग्रास्प कर सकें। इसके साथ लीडरशिप क्वालिटी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड रोल क्या है पब्लिक सर्वेंट का, लोक सेवक की अपेक्षित भूमिका क्या है, तो उसमें क्या क्या आता है, संवैधानिक आदर्शों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। जितने भी हमारे जो संविधान में जितने बहुत सारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, संवैधानिक मूल्य लिखे गए हैं, उसको उनको जो है उसकी सुरक्षा करना और साथ साथ उनको बढ़ावा देना, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनको उनको उनकी रक्षा करने के साथ साथ उनको बढ़ावा भी देना, ये काम होता है लोक सेवक का। इसके बाद अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स, अपने कर्मों के लिए जवाबदेही, ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये काम उन्होंने किया है और वो अपनी पूरी ईमानदारी से उस काम को करना चाहिए। अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, दिस इज रेस्पेक्ट, ओके, रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, विधि शासन को बनाए रखना और मानव अधिकारों का आदर करना। जितने भी जैसे कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको उनको बनाना चाहिए, उनको बनाए रखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार है, उसका भी आदर करना चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तियों के अधिकार है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, वो भी लोक सेवक की है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनको करना होता है, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, नीति निर्माण उनको करना होता है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको ये निर्धारित करना होता है कि किस तरीके से जितनी भी रिसोर्सेज हैं एक कंट्री की, उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण हो सके, ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचाया जा सके। इंस्पिरेशन टू मैनी, बहुतों के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, उसके लोगों के जो है उससे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि वो भी उस तरीके से काम करें। उन्हें अपने एक बिहेवियर का एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें और उसी तरीके से काम कर सकें, ताकि सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो और ज़्यादा दुगना हो जाए। अनबायस्ड एंड इनकरप्टिबल, निष्पक्ष होना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त उन्हें वो निष्पक्ष होकर करना चाहिए, और अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, उनको भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, इनकरप्टिबल होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी, सहानुभूति उनमें होनी चाहिए। अगर कभी भी कोई भी जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कभी भी आप डाउट में है कि आपको ये कार्य करना है कि नहीं करना, तो आपको हमेशा जो है दूसरों की जगह पे अपने आप को रख के सोचना चाहिए कि अगर ये काम मेरे लिए नहीं होता
है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है, लोगों के प्रति सहानुभूति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हर कार्य में एफिशिएंट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। जितनी भी रिसोर्सेज आपको दी जा रही हैं, जो भी आपके पास जो जितना भी पैसा है, उसको किस तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपको ये एक लोक सेवक को ये सब माइंड में रख के ही अपना काम करना चाहिए। जितने भी पब्लिक फंड्स हैं उसको बहुत ही एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोक सेवक होते हैं, वो जो उनको जो गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं वो अपने निजी काम के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। तो उनको जो ऐसे जो एक्स्ट्रा वैगेंस है इससे बचना चाहिए। जितनी भी उनकी जो जितना भी उनको काम दिया जा रहा है उसको उस कार्य को उसकी डिलीवरी जो है वो ठीक से समय पर देना चाहिए। जो उनकी सर्विस है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी लोग हैं उनको उनके पहुंच होनी चाहिए उन तक, तभी वो जो है असल रूप में जो है लोक सेवक कहलाएंगे। जब लोगों की उन तक पहुंच होगी, लोग अपनी बात उन तक कहेंगे और वो लोगों के लिए काम करेंगे, तभी वो अच्छे लोक सेवक कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरी बात कर ली है पेपर नंबर 4 की भी। और सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।